स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 9वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपका दे रखा है जंतुओं में जनन, इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर तीसरा है, जिसमें अपन देखेंगे जनन का प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया क्या किस प्रकार से संपन्न होती है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, जंतुओं में जनन की विधि है, दो विधियों को आप स्टडी करोगे, एक तो लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन की मेथड। तो आप पहले पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे फिर अलैंगिक जनन। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस दे रखा है, सिंपल सा टॉपिक है कि जब जनन लैंगिक प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है, लैंगिक विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इस दौरान दो प्रकार के मेथड काम आते हैं, दो प्रकार के विशेष घटक काम आते हैं। लैंगिक जनन संपन्न करने के नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा दो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों का आपस में समावेश होना निश्चित से बताया गया है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत नर जननांग तंत्र व मादा जननांग तंत्र के बारे में हमने पिछले दो वीडियो में विस्तार से स्टडी किया था कि नर जननांग तंत्र के लिए अलग अलग प्रकार के पार्टिकल होते हैं जो अलग अलग प्रकार के से क्रिया संपन्न करते हैं और अलग अलग प्रकार से अपना प्रोसेस को कंफर्म करते हैं। और मादा के अंतर्गत भी देखा तो मादा के भी अलग अलग पार्ट होते हैं और अलग अलग प्रकार के अंगों का अलग अलग कार्य होता है और उसके माध्यम से जनन प्रक्रिया संपन्न करने के लिए वो भी क्या होती है, सक्षम होती है। तो देखिए, अपन देख रहे हैं बेसिकली जनन का प्रोसेस क्या होता है। जनन के दौरान इंपॉर्टेंट काम आने वाला वर्ड होता है वो आपके क्या बताया गया, निषेचन। जनन प्रक्रिया संपन्न होने के लिए सबसे पहला स्टेप बताया गया है निषेचन। निषेचन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, देखिए जनन का पहला चरण जिसमें शुक्राणु और मंडाणु का आपस में संलग्न होता है, संलयन होता है। क्या होता है, संलयन, मतलब आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, जुड़ते हैं। निषेचन के उपरांत युग्मक बनता है। युग्मक अर्थात अपन कह सकते हैं शुक्राणु युग्मक प्लस अंडाणु युग्मक दोनों क्या होंगे, इंटरमिक्स होके एक नए युग्मक का निर्माण करते हैं, उसको अपन बोलते हैं युग्मनस। बात दिमाग रहेगी। शुक्राणु का स्त्रावण नर द्वारा किया जाता है, जबकि अंडाणु का स्त्रावण मादा द्वारा किया जाता है। शुक्राणु की उत्पत्ति वर्षाणु से होती है, जबकि अंडाणु की उत्पत्ति अंडाशय से होती है। अंडाशय अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में आता है और शुक्राणु वर्षण द्वारा उत्पत्ति होकर शुक्रवाहिनी के माध्यम से जनरेट होते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें इंटर करते हैं, सेशन में इंटर करते हैं और फिर बाद में जनन प्रक्रिया के दौरान इंटरमिक्सिंग प्रोसेस संपन्न होता है। देन सेशन के माध्यम से योनि में प्रवेश करवाए जाते हैं और फिर बाद में दोनों का क्या होता है, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस संपन्न होता है। और फिर जब शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में मिलकर एक नई प्रकार की सेल्स जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं यूग्मनस। दिमाग बात रही, शुक्राणु एवं अंडाणु दोनों एक कोशिकीय बताए गए एकल कोशिकीय घटक है। देखिए, जब नर एवं मादा दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्सिंग होते हैं, सेक्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस संपन्न करते हैं। देन सेक्स रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अंडाणु का निर्माण मादा ने किया है और शुक्राणु का स्त्रावण किसने किया है, नर ने किया है। जैसे ही शुक्राणु योनि के माध्यम से प्रवेश करते हैं और फिर बाद में क्या कहते हैं अपन, तरण काल गति करते हुए, मतलब ओवरलैपिंग टाइप में ऐसे गति करते हुए, ऊपर नीचे गति करते हुए, गमन करते हुए शुक्राणु कहाँ पहुंचते हैं, अंडाशय तक, अंडाणु तक पहुंचते हैं। और फिर बाद में शुक्राणु का अग्र पार्ट, शेष पार्ट होता है जो विभिन्न प्रकार के किससे मिलकर बना होता है, गोल्जी का मैंने आपको बता रखा है, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्त्राव होता है और अंडे के ऊपरी को उसको क्या करता है, इफेक्टेड करता है और धीरे धीरे इसको क्या करेगा, तोड़ेगा और ये क्या करेगा, इसमें इंटरमिक्स होकर साथ में जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद में एक प्रकार की विशेष प्रकार की सेल्स जनरेट हो जाती है, वो बनता है आपके युग्मनस। क्या बनता है, युग्मनस। तो ये बात दिमाग बेसिकली रहेगी। अब निषेचन प्रोसेस संपन्न करने के लिए निषेचन दो प्रकार से जंतुओं में संपन्न होता है। निषेचन का प्रोसेस देखा जाए तो जंतुओं में बेसिकली कितने प्रकार से संपन्न होगा, दो प्रकार से, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। क्या प्रोसेस होता है उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। आंतरिक निषेचन में क्या होगा और बाह्य निषेचन में क्या होता है, उसको एक एक चीज को अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो आपके सामने पहले मेथड ऑब्जर्व करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा रहे आपके
आंतरिक निषेचन का प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है और बाह्य निषेचन का प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है उसको अपन स्टडी करेंगे। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, देखिए आगे आप देख रहे हैं निषेचन के दो प्रकार होते हैं, एक तो आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है और बाह्य निषेचन में क्या प्रोसेस संपन्न देखने को मिलता है उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। देखिए आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। क्या कहाँ पर संपन्न होगी? मादा शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया देखी जाती है, संपन्न होती है। जब नर व मादा आपस में जनन की प्रक्रिया करते हैं तो शुक्राणु व अंडाणु मादा शरीर या मादा के गर्भाशय में संपन्न होते हैं। शुक्राणु व अंडाणु मादा के गर्भाशय में संलयन होता है, संलग्नित होते हैं या होते हैं संलग्नित होते हैं। देखिए जब नर व मादा आपस में जनन की प्रक्रिया करते हैं तो शुक्राणु व अंडाणु मादा के गर्भाशय में संलग्नित होते हैं तथा मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। कहाँ पे होता है? मादा शरीर की गर्भाशय में प्रोसेस देखने को मिलता है और भ्रूण का रोपण कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। ये बात दिमाग में आप करें। और ये प्रक्रिया कहाँ होगी? प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। तो जितना भी प्रोसेस देखते हैं, जितने भी प्रकार के अपना आसपास जितने भी प्रकार के एनिमल्स देखते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को अपन को जनरली अपन जानते भी हैं। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिलता है? आंतरिक निषेचन का प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। ज्यादातर जलीय जंतु होते हैं वही क्रिया कहाँ करते हैं? बाहरी वातावरण क्रिया को संपन्न करते हैं। बाकी जितने भी प्रकार के अपने आसपास जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो सारी प्रक्रिया जनन के लिए कौन से बनाते हैं? आंतरिक निषेचन करते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता है, बिल्ली है, जिनको जितने भी प्रकार के आपके आसपास जंतु दिखाई दे उनका उदाहरण दे उतना क्या है? कम। तो इनकी विशेषता होती है जब जनन के रिप्रोडक्शन के टाइमिंग पीरियड में होते हैं तो उस दौरान इसमें विशेष प्रकार के हार्मोन जनरेट होते हैं। उस दौरान उसमें क्या होते हैं? अंडा से उत्पन्न होते हैं मादा शरीर के अंदर और फिर बाद में वो नर की तरफ अट्रैक्टिंग होती है और नर से क्या करती है? ब्रीडिंग करती है। नर के साथ क्या करेगी? ब्रीडिंग करेगी और फिर बाद में ब्रीडिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग नर और मादा आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्सिंग जनन के लिए क्या होता है? क्रिया करने के लिए अकॉर्डिंग तैयार हो जाते हैं और फिर बाद में नर शुक्राणु का स्त्राव करते हैं और मादा शरीर के अंदर अंडाणु पहले से विकसित होते ही फिर बाद में अंडाणु व शुक्राणु आपस में मिलकर गर्भाशय में संलग्नित हो जाते हैं और गर्भाशय में भ्रूण का रोपण कर लेते हैं। बेसिकली बात दिमाग में रहेगी। तो भ्रूण का रोपण का प्रोसेस आप देखते हैं मैक्सिमम जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो गर्भाशय के अंदर भ्रूण का रोपण होता है। तो ये आंतरिक निषेचन का प्रोसेस आपने देखा। कभी कभार आप देखते हैं कि आंतरिक निषेचन के अकॉर्डिंग मनुष्य में प्रोसेस ऐसा नहीं होता है, कई प्रकार के भेड़ों में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। तो उनमें क्या होता है? कृत्रिम प्रकार के निषेचन का प्रोसेस बताया गया है और वो क्या होता है उसको भी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले एक बार अपन बाह्य निषेचन को भी स्टडी कर लें, फिर बाद में अपन पढ़ेंगे परकीय निषेचन का किस प्रकार से आवश्यकता पड़ी और किस प्रकार से जनरेट करते हैं उसको अपन देखने जा रहे हैं। देखिए अपन बेसिकली देखते हैं कि बाह्य निषेचन के अकॉर्डिंग बाह्य निषेचन के दौरान क्या होता है कि बाह्य निषेचन में निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाद अन्य माध्यम में संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होगी? बाह्य निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाद अन्य माध्यम में संपन्न होती हुई देखी गई। बाह्य निषेचन की प्रक्रिया विशेष प्रकार के जलीय जीवों में संपन्न होती है। विशेष करके जलीय जीव जितने भी होते हैं उनमें ये प्रक्रिया अपनाते हैं। क्या करते हैं कि जब इनमें जनन का प्रोसेस देखा जाता है कि इनमें सेक्सिक रिएक्शन की प्रक्रिया देखें तो मादा एवं नर दोनों हाईली एक्टिव हो जाते हैं और तालाब की तरफ क्या करते हैं? गमन करते हैं। क्या करते हैं? तालाब की तरफ गमन करते हैं और धीरे धीरे तालाब के पास जाके हाईली एक्टिव होके फिर बाद में मादा अंडा को स्त्रावित करती है और उसी जहाँ पे मादा ने जल में अंडे को स्त्रावित किया है उसी पे नर भी अपने शुक्राणु को स्त्रावित करते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे शुक्राणु अंडे से तैरते हुए पानी में तैरते हुए कहाँ जाते हैं? अंडे के पास पहुँच जाते हैं
और फिर बाद में क्या होते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, और फिर बाद में एक अंडा बनता है, नया एग्जूल बनता है, और धीरे 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 पानी में अपने आप नए प्रकार के जीव होते रहते हैं। तो देखिए बेसिकली प्रोसेस आपने देखा होगा, मेढक का अंडा देखें तो क्या होता है, मुर्गी के अंडे की तुलना में क्या होता है, कवच रहित होता है। क्या होता है, मुर्गी के अंडे की तुलना में उसमें क्या होता है, कवच रहित होता है। और मेढक ने जैसे ही अंडा दिया है और वो अंडा पानी में डाल रखा है, और फिर बाद में इसमें क्या पाई थी, एक घोग के रूप में, मतलब एक जेली के रूप में इसमें पूरे अंडे बहुत सारे डाल दें। एक बार उसने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस के दौरान जो अंडों को इस तरह होता है, एक दो नहीं होता, उसमें लाखों अंडे इस तरह होते हैं, उस पर फिर बाद में लाखों शुक्राणु को इस तरह होता है। कुछ शुक्राणु तो जीवित होते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ अंडा कनेक्टेड होते हैं, कुछ डीकनेक्टेड होते हैं, तो काफी ऐसे होते हैं। और फिर बाद में ये सारे अंडे किससे कनेक्टेड होते हैं, बंधे होते हैं जेली से, जेली नुमा गाढ़ा रस्से से संलग्नित होते हैं। किसके अंडे, मेढक के अंदर बताया रहे हैं, मेढक के अंदर अपन बात कर रहे हैं। तो फिर बाद में मादा द्वारा ये प्रोसेस संपन्न कर लिया। फिर बाद में इसमें नर मेढक भी क्या करेगा, अपने शुक्राणु को स्त्राव करता है। शुक्राणु क्या करता है, लाखों संख्या में शुक्राणु को यहाँ पर रिड्यूस करता हुआ वो शुक्राणु फिर बाद में पानी के माध्यम से गति करते हुए धीरे धीरे इस पे आके क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिसके साथ में इसकी रिएक्शन संपन्न हो जाती है। उससे धीरे धीरे क्या अपने नए प्रकार के टैडपोल निर्मित होते हैं, मेढक के लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टैडपोल। तो आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में बहुत सारे मेढक तालाब के बाहरी किनारे में देखने को मिलते हैं। ऐसा क्या होता है कि वर्षा ऋतु में ज्यादातर प्रक्रिया संपन्न होती है, जहाँ पे जल होगा, जल के माध्यम से ही जलीय जंतुओं में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। कौन सा जन्म, बाह्य जन्म। बाह्य जन्म के प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनमें सारे सिस्टम अवेलेबल होते हैं, परंतु इनमें गर्भ धारण करने की मादा में क्षमता नहीं होती। विशेष प्रकार की मादा में गर्भ धारण करने की क्षमता इसमें विशेष कंडीशन नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रकृति जो जनरेट कर रखा है वो फाइनल है, और प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो मान नहीं चलते हैं तो फिर उसका ह्रास हो जाता है, और उसके अनुरूप हो जाते हैं तो उसका स्टेटस बना रहता है। तो मादा और नर दोनों शुक्राणु या अंडाणु को बाह्य माध्यम में स्टार्ट करते हैं, और फिर बाद में प्राकृतिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उनका क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है, और फिर बाद में इंसेक्शन का प्रोसेस संपन्न होने पर अपने आप ऑटोमेटिकली नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोसेस किसमें देखा जाता है, बाह्य इंसेक्शन के अकॉर्डिंग देखा गया। आंतरिक इंसेक्शन, बाह्य इंसेक्शन दोनों को मैंने समझाया कि आंतरिक इंसेक्शन की प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। इसमें नर एवं मादा दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग रिएक्शन करने के लिए दोनों अपने जन्नांग अंगों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। जन्नांग अंगों को आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग करते मिलाते हैं, और फिर बाद में जैसे ही नर एवं मादा आपस में जन्म प्रक्रिया करते हैं तो शुक्राणु एवं अंडाणु मादा शरीर के गर्भाशय में क्या होते हैं, स्त्राव होते हैं, संलग्नित होते हैं, मिलते हैं आपस में, और फिर बाद में वहाँ पे क्या होता है, मादा शरीर के अंदर एक भ्रूण का रोपण होता है, और फिर बाद में गर्भ क्या धीरे धीरे अपना इंप्रूवमेंट होता है। तो ये प्रोसेस आप जनरली आप जानते भी है कि अपन मनुष्य कैटेगरी से तो अपना हर प्रकार की छोटी मोटी घटना को अपन देखते रहते हैं और उसको जानते भी। तो आंतरिक जनन का प्रोसेस के उदाहरण से बहुत सारे जितने भी प्रकार के अपने आसपास जंतु देखे रहते हैं उनमें नर एवं मादा दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग होते हुए देखे जाते हैं। तो जिसमें मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, ऊंट है, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, चित्ता है, जितने भी प्रकार के बंदर है, जितने भी प्रकार के जीव जंतुओं की अपन बात करें, पक्षी सारे तो जितने जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें सभी मैक्सिमम ये प्रोसेस देखा जाता है, बात दिमाग में रहेगी। और बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होगा, और ये प्रोसेस किसमें देखा जाता है, जलीय जंतु। इतना आप याद रखना। उदाहरण देंगे मेढक, मछलियाँ, शार्क मछली, स्टार्च मछली, झींगा मछली, जितने भी प्रकार की मछलियाँ होती है उदाहरण दे उतने कम जलीय जंतुओं में ये प्रोसेस देखा जाता है। आगे देखिए अपन देख रहे हैं कि कभी कभार आप देखते हैं प्रखलित शिशु की जनरेट किस प्रकार से किया गया, प्रखलित शिशु क्या होता है, किस क्यों बनाया गया, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए पूरे मैटर का एक बार इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर अपने मैटर को आगे अपन बढ़ा रहे हैं, प्रखलित शिशु की बात करने जा रहे हैं। देखिए प्रखलित शिशु के लिए इन विट्रो निषेचन प्रोसेस को प्रायोरिटी दे रखी है, मतलब हम कह सकते हैं कृत्रिम निषेचन किस प्रकार से क्यों इसकी आवश्यकता होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रखलित शिशु क्या होता है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए कि नॉर्मल सा प्रोसेस है, कई प्रकार के आपने मान लो विवेक संबंध स्थापित कर लिए, परंतु किसी कारणवश मान लो मादा या नर
डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैंगिक प्रक्रिया को संपन्न करने में क्या असक्षम हो जाते हैं। देन मान लो उस प्रकार से मान लो अपने संतान उत्पत्ति करने के लिए इस प्रकार की विधि अपनाई जाती है। तो क्या होता है कि मान लो आपने मादा की बात करें तो मादा में मान लो अंडा से अविकसित होता है, अंडा से मान लो अविकसित होने के कारण अंडा उत्पन्न नहीं कर पाती, क्या नहीं कर पाती, अंडा उत्पन्न नहीं कर पाती, या अंडवाहिनी अवरोध हो जाती। अभी के बाद मान लो अंडा उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, आपने देखा था कि यहाँ पे इसमें से मान लो अंडा उत्पन्न हो रहा है अंडाशय से और ये अवरोध हो जाती है अंडवाहिनी, क्या हो जाती है, अंडवाहिनी कभी बार क्या हो जाती है, अवरोध हो जाती है। देन फिर बाद में आप जनन प्रक्रिया करते हैं, फिर भी बाद में भी आपके भ्रूण का रोपण नहीं हो पाता है। जनन प्रक्रिया अपन कहते हैं कि निषेचन का प्रोसेस संपन्न नहीं हो पाता है और आपकी जो आवश्यकता है और आपकी इच्छा वो आपकी पूरी नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, कृत्रिम रूप से प्रोसेस को फिलअप कर रखा है। तो इसमें क्या होता है कि मादा का अंडा से विकसित है, गर्भाशय से ही काम कर रहा है, फिर भी आप में गर्भधारण की प्रोसेस स्थापित करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, अंडाणु को यहाँ से क्या करते हैं, अंडाणु को बाहर लेते हैं, अंडाणु को बाहर लेते हैं किसी प्रक्रिया के माध्यम से, किसी भी टेक्निक के द्वारा अपने अंडाणु को बाहर लेते हैं। फिर अंडवाहिनी आपके अवरोध थी, क्या थी, अंडवाहिनी कोई काम की नहीं थी। फिर बाद में आपके अंडाणु को आपने यहाँ से प्राप्त कर लिया और शुक्राणु को फिर बाद में जैन से क्या प्राप्त करते हैं, शुक्राणु को और शुक्राणु, फिर बाद में दोनों को एक प्रक्रिया में आप मिला देते हैं, दोनों के अंदर एक प्रक्रिया मिलाते हैं और आपस में इंटरमिक्स रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिएक्शन, विशेष कंडीशन में इस प्रक्रिया को पैक करते हुए इसमें रिएक्शन संपन्न करवाए जाते, दोनों को इंटरमिक्सिंग करके एक रिएक्शन तैयार करते हैं, आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या रहते हैं, न्यूक्लियाइज हो जाते हैं, रिसेशन का प्रोसेस संपन्न कर लेते हैं, अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या रहते हैं, मिल जाते हैं और प्रजनन में एक प्रकार की क्या रहती है, अवस्था जरूर हो जाती है, ब्रस्टुला तैयार हो जाता है। एक प्रकार के ऐसे क्या हो जाएगी, उसी का सेल्स में डिवाइड हो गई, एक प्रकार विशेष प्रकार का ब्रस्टुला एक प्रकार की अवस्था होती है भ्रूण की, वो आपके तैयार हो जाती है। देन इस प्रक्रिया को पुनः क्या करते हैं, मादा शरीर में गर्भाशय में क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, विशेष प्रकार से गर्भाशय में क्या कर लेते हैं, इसको स्थापित कर लेते हैं। और फिर बाद में क्योंकि उसका गर्भ सही था परंतु अंडवाहिनी अवरोधक होने की वजह से वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, तो अंडाणु और शुक्राणु को बाहरी प्रक्रिया में विशेष कंडीशन में रख के उसको निषेचन का प्रोसेस संपन्न करके उस प्रकार से अपन जनन प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। और फिर बाद में मादा के गर्भाशय में उसको क्या कर देते हैं, अपन रोपण कर देते हैं, फिर बाद में भ्रूण अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो आईएफ क्या प्रोसेस है कि कृत्रिम रूप से गर्भ धारण करने की प्रक्रिया है। तो ये तो मादा की बात हुई। और कभी कभार क्या होता है, मादा मानो डेवलपमेंट है, मादा में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, परंतु किसमें तकलीफ देखने को मिलती है, आप देखते हैं बेसिकली मान लो नर की बात करें तो नर में भी पूरा सिस्टम एकदम सही व्यवस्थित काम कर रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, जनन प्रोसेस आराम से क्या कर रहा है, संपन्न कर रहा है। परंतु इसमें पेनिस भी काम कर रहा है, शुक्रवाहिनी के भी काम कर रही है, सारा काम कर रहा है, परंतु वसन ने वर्कलोड करना, काम करना बंद कर लिया, शुक्राणु उत्पन्न नहीं करता है। ये शुक्राणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया इसमें रुक जाती है। देन क्या करते हैं, शुक्राणु इसमें उत्पन्न नहीं होते हैं, तो फिर बाद में ये प्रोसेस तो करता है, जनन प्रक्रिया अपनाता तो है, परंतु भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। देन क्या करते हैं, दूसरे नर से दूसरे युग्मक को लेके, शुक्राणु को लेके फिर बाद में मादा के शरीर में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और ये क्या प्रोसेस देखा जाता है। तो कृत्रिम गर्भधारण को या जिसमें ऐसे कई प्रकार के समस्याग्रस्त लोगों में इस प्रकार की आप बात करें, मनुष्य में भी हो सकती है, जीव जंतुओं में हो सकती है, प्रक्रिया को जनन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए कृत्रिम या प्रकलित शिशु जन्म की प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार की समस्याग्रस्त व्यक्तियों को
दाम्पत्य जीवन का सुख प्रदान करने में विशेष साइंस की भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं प्रफुल्लित शिशु किस प्रकार से जनरेट करते हैं। ये भी एक आंतरिक प्रोसेस और बाह्य प्रोसेस दोनों को इंटरमिक्सिंग करके बताया गया। तो ये था, आपने जनन प्रोसेस को पढ़ा। कल अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि भ्रूण का रोपण किस प्रकार से होता है, भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस होता है मनुष्य में, उसको अपन अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का आपको मैटर जो ऑब्टेन करवा रखा उसको व्यवस्थित रूप से समझें और जितना भी मैटर आपको दे रखा है प्रत्येक वीडियो लेक्चर को व्यवस्थित देखते हुए साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए छोटे नोट्स बनाए ताकि आपको मैटर कवर हो जाए और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उसको पूछ के समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करें। घर पर रहे, सुरक्षित रहो, अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।